Hello everyone, welcome back. In this video we are going to see radius of hydrogen wali derivation. That's a bit boring and long, I know, but I guarantee you that at the end of this video आपको ये derivation एकदम crystal clear हो जाएगी if you put your focus and interest into it. Okay, शुरू करते हैं. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले I want to make it very clear कि नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद आप ये डेरिवेशन पढ़ना. सही है, शुरू करते हैं. तो ये डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है, तो इसे हम लोग बहुत आसान लफ्ज़ों में समझेंगे. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, क्या इस डेरिवेशन से जो फॉर्मूला मिलेगा हमें एंड के अंदर, उससे क्या हम सिर्फ हाइड्रोजन का रेडियस निकाल सकते हैं? नहीं. देखो, ये जो डेरिवेशन है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी. दिस डेरिवेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो डेरिवेशन है ये आप इस्तेमाल, इसका जो फॉर्मूला है रेडियस निकालने का, ये आप अप्लाई कर सकते हो उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर जिनके एटम के लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. जैसे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है. तो उन सब के ऊपर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, पर इनके अलावा वहाँ पे काम नहीं बनेगा, ठीक है. On all atoms with one electron in their last shell, ठीक है. इस बात का ध्यान रखिएगा. अब इस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं. यहाँ की क्या बना हुआ है, ठीक है. ये एक हाइड्रोजन का एटम मैंने बनाया है, सही है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि भाई ये क्या डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, रेडियस क्या है इनका, ठीक है. रेडियस क्या होता है जिनको नहीं पता, जैसे सर्कल है, ठीक है, इसके इसकी बाउंड्री को सर्कमस्टेंस कहते हैं, सर्कमफेरेंस, सॉरी. तो सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस, जो कि सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस, ठीक है. इस लाइन को कहते हैं डायमीटर, लेकिन डायमीटर नहीं फाइंड करना, ठीक है. डायमीटर, आप रेडियस को डबल कर दो, डायमीटर बन जाएगा. खैर, तो रेडियस क्या होता है? रेडियस सर्कमफेरेंस से सेंटर ऑफ द सर्कल तक का डिस्टेंस, उसे रेडियस कहते हैं. वापस आ जाते हैं हमारे हाइड्रोजन के ऊपर. तो हाइड्रोजन बहुत सीधा साधा सा एलिमेंट है. उसका एटम बहुत सिंपल होता है, ठीक है. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और एक ही शेल होता है. अब ये बनाया है हमने न्यूक्लियस, ठीक है. ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन है, इसलिए प्लस साइन है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, अपने फर्स्ट शेल के अंदर ये ऑर्बिट करता है. अब जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, तो आप देखो, अब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है. तो न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ प्रोटॉन या फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, बट ओके, आई एक्सप्लेन इट वंस मोर. कि न्यूक्लियस के ऊपर अगर मुझे चार्ज पता लगाना है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और होता है प्रोटॉन. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है. कितना चार्ज होता है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम. ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, सही है. और ये देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, ठीक है. सिर्फ वैल्यू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन की और इसकी पॉजिटिव होती है, ठीक है. तो जितना भी प्रोटॉन है, जेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. अगर 10 प्रोटॉन है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, ठीक है. तो वो आपके पास निकल के आ जाएगा न्यूक्लियस का चार्ज. क्लियर? उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है हमें पता है, 1.6 सेम ही होता है, बट दैट विल बी इन माइनस, इतना डिफरेंस होता है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये कैरो है और यहाँ पे कैरो है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ मैं, और ये सारे डायग्राम से रिलेटेड. अभी तक हमने डेरिवेशन शुरू ही नहीं किया, अभी तक हम सिर्फ प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है. सिर्फ एक
बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी, ठीक है। पहले समझेंगे वेलोसिटी को कि इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी हो सकती है। देखो भाई कोई भी चीज़, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं वेलोसिटी, कोई भी चीज़, एनी बॉडी, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है, ऑर्बिट में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन ही होगा ना। सर्कुलर मोशन के अंदर उसके पास दो वेलोसिटीज़ की टाइप हो सकती है, ठीक है। एक होगी उसके पास एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम लोग W या फिर ओमेगा जिसे कहते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी इसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ये बहुत बेसिक सा बैकग्राउंड है, ठीक है, बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि लीनियर वेलोसिटी का भी सेम होता है। खैर वापस आ जाता है। तो वेलोसिटी का आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी। एक बात। दूसरी बात, जब कोई भी चीज़ मूव करती है सर्कुलर पाथ के ऊपर, वो तभी मूव कर सकती है, चलो उससे पहले उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो गोल घूमती है, सर्कुलर मोशन के अंदर घूमती है, उसके बाद उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है। पहली फोर्स जो कि उसे अंदर की तरफ सेंटर ऑफ द सर्कल खींचती है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स उसे बाहर की तरफ खींचती है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। एक बॉडी सर्कुलर मोशन में तभी तक घूम सकती है जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे फोर्सेस के बारे में इन डिटेल, ठीक है। फोर्सेस दो तरीके की होती हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। पहली सेंट्रीपिटल और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल, सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² r, ठीक है, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज द रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फॉर्मूला स्पेसिफिकली नहीं होता क्योंकि फिजिक्स के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई फोर्स नहीं होती कि अच्छा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, नहीं। हर केस के अंदर एक फोर्स होती है जो एक्ट कर रही होती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, ठीक है, सूरज के इर्द गिर्द अर्थ जो है वो क्या कहते हैं, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी तो अर्थ सर्कुलर मोशन के अंदर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर फिजिक्स के अंदर कोई फोर्स ही नहीं है तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी? यहाँ पे जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं। आप एक रस्सी को घुमाइए अपने हाथ में इन सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो टेंशन होगी, टेंशन विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स है। कार मूव कर रही है, ठीक है, एक क्या कहते हैं, कार मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है। मतलब वो इस तरीके से एक बोल की शेप का कुछ नहीं बना हुआ होता, दैट्स यूजुअली फाउंड इन एडवेंचरलैंड्स, अगर इफ़ यू हैव सीन। तो इस तरीके से एक बाइक जो है वो इसके ऊपर मूव कर रही होती है,
आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड एक्चुअली, पर हाँ, तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो जो फोर्स होती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो फोर्स फ्रिक्शन होती है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि हर जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी करती है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो भाई इलेक्ट्रॉन भी तो सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ये होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी वहाँ पे? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इस्तेमाल होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखिएगा सर्कुलर मोशन के अंदर। और इसी स्टेटमेंट से, इसी इक्वेशन से हम अपनी डेरिवेशन शुरू करेंगे। अब अच्छा, तो शुरू करते हैं हमारी डेरिवेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि एक बॉडी जब सर्कुलर मोशन के अंदर होती है, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डेरिवेशन शुरू होती है, सही है। और इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर, एटम के केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है, और एटम केस के केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका सेम आ जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या है? mv²/r। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप निकाल सकते हो बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के जरिए आप इसे निकाल सकते हो। मैट्रिक क्लास के अंदर आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था, F=K(Q1Q2/r²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू को हम लोग इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q1 Q2, यानी कि Q1 क्या है? हमारा जो न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो हमारा Q1 है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये हमारा Q2 हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा था इस डायग्राम के अंदर कि Q1 क्या था? न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज था वो क्या था? एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और Q2 हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसे? फोर्स इज इक्वल टू के, Q1 क्या है? Z/E, और Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और r² सेम आ जाएगा। इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये r²। ठीक है, ये क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की का फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला सिंप्लीफाई किया। अब हम लोग डेरिवेशन को शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दोनों की वैल्यूज रख देते हैं, फार्मूलास रख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे आप निकालोगे? इस फार्मूला से, K Z(E²/r²। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mv²/r। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, और ये जो v है, इस v का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा यूजिंग बोहर्स इक्वेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बोहर्स इक्वेशन को बहुत अच्छे से देखा था, तो आप उससे v की वैल्यू निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू बोहर्स इक्वेशन, जो कि क्या थी? mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, अब v की वैल्यू कैसे निकालोगी? जो मास और रेडियस है उसे वहाँ पे ले जाओ। ठीक है, डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 2πmr। ठीक है, इसे आप पुट कर दो, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। सही है, ये वैल्यू यानी कि v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू पुट कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। K(Z)(E²/r² इज इक्वल टू m। v की वैल्यू आपने निकाली। ठीक है, v की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। nh ये क्या है? 2πmr, और होल स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। सही है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब बहुत आसान है,
कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, नथिंग एल्स। तो ये सेम आ जाएगा आर स्क्वायर, और इसे जब आप ये जो स्क्वायर है इसे खोलोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टेप हम लोग कर सकते थे, एक मिनट, वो ये कि ये जो आर है ये कैंसिल हो रहा है इस स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आप ये सिंप्लीफिकेशन, ये स्टेप कर सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सही है। और मैंने यहाँ पे आर लिखा भी नहीं था, तो या मेक सेंस। तो ये आर जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। ये आर स्क्वायर था, ठीक है, और ये आर था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब जब इक्वल टू के इस तरीके से एक चीज़ हो, इस तरीके से चीज़ें जब आपको इस तरीके की फॉर्म की इक्वेशन मिले तो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आर मल्टीप्लाई करवाती हूँ, यहाँ पे भी आर मल्टीप्लाई करवाती हूँ, तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा, और ये आर कैंसिल हो जाएगा इस आर से, ठीक है। और यहाँ पे आर बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट किया, ये आर दोनों कैंसिल हो गए आपस में, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ बन जाएंगी आपके पास, सही है। आपने v की वैल्यू रखी, v की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब हमारी इक्वेशन बस होने वाली है, हमारी डेरिवेशन कंप्लीट। ये मैंने सेम लिख दिया, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इसे अब स्क्वायर को खोलेंगे, स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4, 2 2 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो m है ये कैंसिल होगा इस स्क्वायर से, और ये और क्या कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे हमने स्क्वायर कैंसिल, क्या हो रहा है ये, यहाँ पे हमने स्क्वायर कैंसिल किया था ना, तो यहाँ पे मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया है, तो ये मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। वापस आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कैंसिल किया, ठीक है, एम से कैंसिल हो रहा है। और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, ध्यान से देखो, ये जो आर है, आर कहीं और पे है, ये रहा आर, तो ये कैंसिल होगा आपस में, ठीक है। तो इससे हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं, के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू, एम कैंसिल हो गया तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एम एक कैंसिल हुआ था और आर भी एक कैंसिल हुआ था, तो ये एम आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा असेंबल कर देंगे तो ताकि हमें रेडियस मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, ये जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, यानी कि कहने का मकसद ये आपको ये आर निकालना है। कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल मैं इस आर को यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे ले गई मैं, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, इस आर को यहाँ ले जाओ और इस वाली वैल्यू को नीचे ले आओ, ठीक है। असेंबल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, वैल्यू सेम ही रहेगी, ये हो जाएगी, ठीक है, सेम ही है, कुछ कोई चेंज नहीं किया, सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई और ये हमारी इक्वेशन निकल गई रेडियस निकालने की। सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे रिपीट भी कर दूँगी, लेकिन अभी 1-2 स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये आपकी इक्वेशन तो निकल गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये एन को छोड़ के, क्योंकि एन तो शेल नंबर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी अगर आप वैल्यू रख दो, ठीक है, और अगली बार जब आप निकालो रेडियस किसी और जैसे लिथियम का, ठीक है, तो इन कांस्टेंट की अगर आप सिर्फ वैल्यू रख दो, आप कैलकुलेट ना करो, जो कि अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और फिर आपको रेडियस मिल जाएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये हम लोग करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी तक क्या हमने इक्वेशन निकाली, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वो है जो हमने निकाली है रेडियस निकालने की, लेकिन हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, पुट वैल्यूज़। अब ये क्योंकि हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ शेल कितना है, 1 है, ठीक है। ये H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड,
ठीक है। उसके बाद ये m क्या है, m है भाई इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -31 kg। उसके बाद है z, दैट्स एटॉमिक मास, ठीक है, जो कि 1 है हाइड्रोजन के केस के अंदर। एंड देन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या रखना है, चार्ज रखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया भाई, के क्या होता है, के होता है कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। के होता है कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। थोड़ा सा इसका यूनिट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फॉर्मूला जो है ना F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप इसका यूनिट निकालते हो, ठीक है, तो फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन के को अगर आप लिखो ना कहीं कहीं पे, के की वैल्यू कुछ और होती है, वैल्यू यानी कि इसको सल इलोंगेटेड फॉर्म में लिखा हुआ होता है। के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये भी के की ही वैल्यू होती है। अब पाई की वैल्यू तो आप ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, तो आई प्रेफर पुटिंग दिस वैल्यू। खैर मैं आपको बता देती हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है उसे हम लोग परमिएटिविटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, वैक्यूम परमिएटिविटी कांस्टेंट। इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ये आप चार्जेस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स के अंदर प्रॉबेबली। और इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन जूल इनटू मीटर, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये वाली वैल्यू 4 पाई से, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने सबकी वैल्यूज़ रख दी ना, एन की, एच की, एम की, जेड की, ई की, के की, ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब जब आप इनकी वैल्यूज़ रखोगे और इसे कैलकुलेट करोगे, आप करके देख सकते हो, तो आपके पास आंसर आएगा 5.29 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर, ठीक है। अब देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाती हूँ तो ये +1 होगा ना, ये तो सिंपल मैथ्स है। 0.529 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, हम पॉइंट पीछे ले गए तो +1 हो गया पावर के अंदर, और ये -10 हो गया। अब हमें पता है, नहीं पता तो सुन लीजिए कि 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन के। एंगस्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट इन केस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लेंथ का यूनिट है एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर के, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो इसकी जगह पे अगर मैं लिख दूँ एंगस्ट्रॉन, तो वैल्यू आसान नहीं हो जाएगी बिल्कुल। तो आपके पास ये जो है, ये रेडियस होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल का जो रेडियस होता है फ्रॉम न्यूक्लियस शेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इतना होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन की बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको निकालना है रेडियस किसी और चीज़ का, किसी और एटम का जिसके लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर हाइड्रोजन के सेकंड शेल का आपको रेडियस निकालना है, या थर्ड का, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, आप कुछ नहीं करोगे, आप n से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ शेल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतना अगर एक शेल के अंदर है डिस्टेंस, तो सेकंड शेल के अंदर डबल हो जाएगा, थर्ड शेल के अंदर ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे n के स्क्वायर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे ये एंगस्ट्रॉन में, तो ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। यही आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो ऐसे निकलती है आपकी ये सिर्फ एक छोटी सी
वैल्यू को निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो या वी आर डन, बट हम लोग एक बार इसे रिपीट कर देते तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने आज की वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से आप रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की डेरिवेशन करते हो। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन के अंदर होती है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। अब हर केस के अंदर हर बॉडी की अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करती है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू kZe²/r²। ये r है, v नहीं है। जहाँ पे k क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, z है एटॉमिक नंबर, e है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और r है रेडियस, ठीक है। अब हमने ये इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने इनके फार्मूलाज पुट कर दिए। ये फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आ गया, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला आएगा जो कि mv²/r होता है, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर ये मैंने r से r को कैंसिल कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, सॉरी, तो यहाँ पे ये r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये r कैंसिल हो गया तो मैंने यहाँ पे v की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। v की वैल्यू मुझे चाहिए। v की वैल्यू आप निकालोगे बोहर्स इक्वेशन से, जो कि थी mvr इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखी थी, कैसे निकली है आपको समझ में आ जाएगा जब आप वो वीडियो देखोगे। अब इसको हम लोग इस्तेमाल करके v की वैल्यू निकालेंगे, v यानी कि वेलोसिटी की। जब mr यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये 2πmr हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू। इस वैल्यू को आप पुट कर दोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा kZe²/r। m, ये देखो mv² था, ठीक है, m का m सेम आ गया, ये r कैंसिल हो गया था, तो अभी डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी नहीं है, और ये v की वैल्यू है। अब v के ऊपर स्क्वायर था, तो ये कंप्लीट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो ये आप इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये r कैंसिल हो रहे हैं आपस में। यहाँ पे क्या बचेगा, kZe² इज इक्वल टू m तो कैंसिल हो गया, n², ये h² यहाँ पे आ गया, ये 4π यहाँ पे आ गया, m एक कैंसिल हुआ था यहाँ पे आ गया, और ये r भी एक कैंसिल हुआ था, ये r यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए मैं सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, तो ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये है हमारी इक्वेशन, जिसको इस्तेमाल करके, जिसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हम लोग रेडियस निकालते हैं, ठीक है। इस वाली के अंदर आपके पास हर चीज़ जो है वो कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा आपके पास, क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोग पॉइंट को एक पॉइंट पीछे ले जाओगे तो यहाँ पे +1 पावर हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगी -10, प्लस माइनस माइनस -10 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब +1 करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। 11 में से 1 माइनस करोगे 10, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। हमें पता है कि 10 की पावर -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन के। एंगस्ट्रॉन भी लेंथ का यूनिट है, तो ये वैल्यू आपको दिखेगी। रेडियस आपको बराबर होगा 0.529 एंगस्ट्रॉन की। ये है हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल का रेडियस। आपका काम ख़त्म। लेकिन इसके बाद आप एक छोटी सी चीज़ देखो, अगर आप हाइड्रोजन का सेकंड शेल का निकालोगे रेडियस, तो वो कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं करना, आपने नंबर ऑफ शेल से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। n का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.529 एंगस्ट्रॉन। सो या हम लोग कर चुके हैं ये वाली इक्वेशन फाइनली। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 मिनट में पेस्ट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है, फाइंड द रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे हमने पहले शेल का तो निकाल लिया, ठीक है, कितना है रेडियस, लेकिन हमें अगर 4th का, 2nd का, 3rd शेल का निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपने n से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है।
वो फॉर्मूला क्या है, R इज़ इक्वल टू, ये अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है, R इज़ इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.529। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n है 4 ऑर्बिट, 4 शेल, तो 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसे आप 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, और n यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.86846 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू आएगी। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, फाइनली हमने कर लिया डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 3 4 और डेरिवेशंस है जो कि नील बोहर के मॉडल से आप करते हो, और वो बहुत सिंपल है। इसके बाद हम लोग करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेरिवेशन। ठीक है, जो कि इससे कंपैरेटिवली बहुत आसान है। और उसके बाद कुछ और डेरिवेशंस है, जैसे कि पहले करेंगे एनर्जी, देन चेंज इन एनर्जी, देन फ्रीक्वेंसी, देन वेव नंबर। ठीक है, तो 4 ही रहती हैं, और व्हेन यू प्रैक्टिस दीज तो एकदम आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो